नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं विषय के बारे में आप सबके साथ संवाद स्थापित करूं, लेकिन उससे पूर्व आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और आज के दिन मैं सभी डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिक्स के स्टाफ को, मेडिकल स्टाफ को, सभी चिकित्सा के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूं, उन्हें नमन करता हूं हाथ जोड़कर। क्योंकि जिस प्रकार से दोस्तों वो निस्वार्थ भाव से इस देश की सेवा कर रहे हैं, प्रत्येक नागरिक की जो देखभाल कर रहे हैं, जो भी कोविड-19 का पेशेंट हो या फिर किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, हम कभी भी डॉक्टर्स के कंट्रीब्यूशन को भूल नहीं सकते, ना ही उसका जो कर्ज है उसको कभी चुका सकते हैं। दरअसल इस देश में डॉक्टर्स, नर्सेज, तमाम पैरामेडिक्स के जो स्टाफ है वो जिस प्रकार से इस महामारी के दौर में अपना योगदान कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, इसी के साथ साथ वो डिवोशन और सैक्रिफाइस जो कर रहे हैं, अपने परिवार को छोड़कर दूसरों को जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये उनकी सर्विस का हिस्सा है, लेकिन ये उनके, हाँ, मैं मानता हूं कि ये उनकी सर्विस और उनके कर्तव्य का हिस्सा है, लेकिन वो भी एक मनुष्य ही है। हर इंसान के लिए ये आसान नहीं होता है कि कोविड जैसी महामारी के दौर में घर से बाहर निकलना, वो भी रोज, और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट देना और मरीजों से मिलना। तो निश्चित रूप से आज दिन है उन डॉक्टर्स की मेहनत को सलाम करने का, उनके कंट्रीब्यूशन को याद रखने का, और इसी के साथ साथ जिस प्रकार से वो हमारे देश के भीतर अपनी सेवाओं को दे रहे हैं उसे हम कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, हमारे देश के भीतर डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस देश के भीतर या विश्व भर में अगर ईश्वर के बाद कोई आपकी जान की रक्षा करता है तो वो डॉक्टर ही होता है। तो आज इस शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर्स को सैल्यूट करता हूं एक बार फिर और उनको नमन करना चाहता हूं दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि आज ही के दिन हमें केवल अपने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और नर्सेस को रिमेंबर नहीं करना चाहिए या उनके प्रति ग्रेटफुल जेस्चर नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि हमें रोजाना ये रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो है, आज वो सबसे बड़ी इस लड़ाई में फ्रंट लाइन वॉरियर्स की भूमिका पर तैनात है, वो है, इसीलिए हम सब भी सुरक्षित हैं। तो इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, निवेदन करता हूं कि अपने डॉक्टर्स का सम्मान जरूर करें। इसी के अलावा दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा, इसकी हिस्ट्री में आपको लेके जाऊंगा, इतिहास क्या है। दरअसल पश्चिम बंगाल के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था डॉक्टर BC रॉय। ये दरअसल एक भारत के प्रख्यात चिकित्सक थे, फिजिशियन थे, और इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान भी दिया है। और इनके बारे में एक रोचक तथ्य मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। वो रोचक तथ्य ये है कि इनका जन्म और इनका स्वर्गवास दोनों एक ही दिन हुआ, यानी 1 जुलाई, यानी आज के दिन। इसीलिए इनकी स्मृति में, इनकी याद में, इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया उसकी याद में भारत में प्रत्येक वर्ष नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा कि जो वर्दी का रंग खाकी था सरहद पर, वो आज सरहद के भीतर सफेद हो गया। हमारे डॉक्टर्स हमारे लिए फरिश्ते के समान हैं, नर्सेज हमारे लिए फरिश्ते के समान है, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिक्स के लोग फरिश्तों के समान हैं। आज उनको खराज तहसीन पेश करने का दिन है, आज उनको नमन करने का दिन है, आज उनके समर्पण, डिवोशन और डेडिकेशन को याद करने का दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं दोस्तों आगे के विषय पर। तो दोस्तों, लौटते हैं अपने विषय पर। आप सभी जानते हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन किया, जिसकी पृष्ठभूमि में कोरोना वायरस ही था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी घोषणा करी जो कि निश्चित रूप से भारत के गरीबों के लिए कल्याणकारी साबित होगी, बशर्ते ईमानदारी के साथ उस निर्णय का पालन किया जाए, सभी फैसलों को अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर उतारा जाए। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो फैसला क्या है। दरअसल निर्णय ये लिया गया है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने तमाम त्योहारों का जिक्र किया था कल, लगभग 17 मिनट का उन्होंने संबोधन किया और तमाम त्योहारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश में जुलाई से ही पर्व शुरू हो जाते हैं, विभिन्न धर्मों के त्योहार शुरू हो जाते हैं, और उस दौरान लोग जो होते हैं उसमें केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में जो किसान काम करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में या जो भी लोग काम करते हैं, केवल वही लोग चुस्ती के साथ कार्य करते हैं। बाकी जो सेक्टर्स है, बाकी जो क्षेत्र है, उसमें थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है। तो इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले 5 महीनों में, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 5 महीनों में दिवाली
के अंत तक, यानी जो छठ पूजा होती है तब तक, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया गया है। इसके अंतर्गत जितने भी गरीब हैं, यानी उनकी संख्या प्रधानमंत्री ने बताई वो लगभग 80 करोड़ है। सोचिए 80 करोड़ कितनी बड़ी संख्या है ये। 80 करोड़ जो इस देश के भीतर गरीब हैं, गरीब भाई बहन है, उनको 5 किलो जो परिवार है उनके प्रत्येक सदस्य को 5 किलो अनाज दिया जाएगा। अनाज में या तो 5 किलो गेहूं होगा या फिर 5 किलो चावल होगा, इसमें से कोई एक चीज होगी, परिवार के प्रत्येक सदस्य को ये दी जाएगी। इसके अलावा पूरे परिवार को, अभी मैंने प्रत्येक सदस्य को बताया आपको, और पूरे एक परिवार को 1 किलो चना भी दिया जाएगा, और ये 5 महीने हर महीने दिया जाएगा लगभग। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री ने इस सिलसिले में इससे संबंध क्या कहा, आप जरा देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। दोस्तों इस मुख्य घोषणा के अतिरिक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कई अहम बातें कही। उसके कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको बताना चाहूंगा जरा। सबसे पहले उन्होंने कहा दोस्तों कि भारत में मृत्यु दर विश्व के अनेक देशों के मुकाबले कम है और भारत संभली हुई स्थिति में है। हालांकि इस दौरान मैं इसका एक काउंटर देना चाहूंगा। दरअसल केसेस लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों। 5,85,000 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं इस देश में। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है और पिछले 24 घंटों में 18,000 से अधिक केसेस भी आए हैं। तो ये वाकई में चिंताजनक स्थिति है दोस्तों। हालांकि रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये 60% से ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी भारत के जो 8 राज्य हैं जहां पर लगभग 85% से अधिक केसेस हैं, वहां पर स्थिति संभली हुई नहीं दिखती है। लेकिन हाँ, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में अभी भी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी फोकस और ध्यान उन स्टेट्स पर रखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता के साथ लोगों ने नियमों का पालन किया था, लेकिन अनलॉक होते ही लापरवाही बढ़ गई है। ये बात सत्य है दोस्तों, क्योंकि जब जून के महीने में अनलॉक 1 को जब लागू किया गया था, उसके बाद से इस देश में लगभग 3.25 लाख केसेस आ गए हैं नए। सोचिए एक महीने के भीतर 3.25 लाख केसेस आए हैं इस देश में नए, वो भी इतने केसेस की वृद्धि हुई है। सोचिए आप, तो वाकई में लापरवाही तो हुई है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को और देश के नागरिकों को फिर उसी सतर्कता को दिखाने की आवश्यकता है, जो कि निश्चित रूप से परम आवश्यक है। क्योंकि अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, अगर आप सावधानियां नहीं दिखाएंगे, तो फिर कोरोना आपको अपना शिकार निश्चित रूप से बनाएगा। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि बीते 3 महीनों में, यानी अप्रैल, मई और जून के महीनों में दरअसल 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। ये उन्होंने एक स्टैट दिया है दोस्तों, जो कि उन्होंने कहा कि पैसों के लिहाज से, पैसों के रूप में जो सहायता पहुंचाई गई है गरीब परिवारों को, उसका ये उन्होंने आंकड़ा दिया। अब ये जमीनी स्तर पर कितने लोगों के पास पहुंचा, ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों।
हो सकता है कि काफी सारे लोगों को इससे लाभ पहुंचा हो, लेकिन अभी भी इस देश के भीतर उन इलाकों में जो पिछड़े इलाके हैं या जो बहुत दूर हैं, वहां तक शायद ये चीजें नहीं पहुंची होंगी। तो इस पर भी ध्यान देने का आवश्यकता है कि इस समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक भी ये सहायता राशि पहुंचे। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया हैरान है और दुनिया आश्चर्य में डूब गई है कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया, वो कैसे फ्री दिया गया, निःशुल्क दिया गया। तो निश्चित रूप से ये संख्या बहुत बड़ी है दोस्तों, और इतने बड़े देश में इतने बड़े लोगों के पास, यानी इतने बड़े देश में खाद्य सामग्री का वितरण करना यकीनन आश्चर्यजनक तो है, यकीनन अतुल्य कार्य है। लेकिन फिर भी हम इसको इस बात से नहीं ढक सकते कि हमारे देश की अगर जनसंख्या ज्यादा है तो हम इस पर गर्व करें। गर्व करने वाली बात नहीं है, ये हमारे जरूरतें का हिस्सा है। यानी हमें हमारे देश के लोगों को हमें राहत पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, हमारी सरकार का कर्तव्य है, ये कोई एहसान नहीं है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारत अपने लोगों को, सरकार ने जिस प्रकार से जो मुफ्त अनाज दिया है, निःशुल्क जो अनाज दिया है, उसका कंपैरिजन उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों से कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि भारत में इतना अनाज का वितरण हुआ है जितनी अमेरिका की कुल जनसंख्या भी उससे भी ज्यादा 2.5 गुना हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को वितरण किया गया है और यूरोपियन संघ के देशों की जनसंख्या के लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को अनाज वितरित किया गया है। निश्चित रूप से दोस्तों सराहनीय कार्य है, लेकिन इस देश की जो जनसंख्या या यहाँ के लोगों की, यहाँ के नागरिकों की जो प्रति व्यक्ति आय भी है, या हमारा जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, वो इन जो विकसित देश हैं इनसे हम लोग नहीं मैच कर सकते, इनसे कोई तुलना है ही नहीं। तो ऐसे में उन देशों में तो रोजगार भत्ता भी दिया गया है, उन देशों में तो पैसा भी बहुत दिया गया है। अगर हम उनसे अपने आप को कंपैरिजन करेंगे और हम ये सोचेंगे कि हम उनकी जनसंख्या के मुकाबले कई अधिक, उस अनुपात में कई अधिक राशि को वितरित कर रहे हैं या अनाज को वितरित कर रहे हैं, तो इसमें हमें गर्व करने वाली बात नहीं है दोस्तों। और ये आंकड़ा बहुत सुनने में अच्छा लगता है, बहुत ही विशालकाय लगता है, लेकिन आप इसके डिकोड तो कीजिए जरा। और डिकोड में अभी जरूर आगे आपको बताऊंगा। जरा एक चीज मैं आपको और बता दूं जो इन्होंने अहम बात कही, वो इन्होंने ये कही है कि एक तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ये विस्तार किया गया है, उसमें लगभग 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। यानी आने वाले 5 महीनों में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च होगी इसमें। इसके अलावा पिछले 3 महीनों का भी उन्होंने ब्यौरा दिया और उन्होंने कहा कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए पिछले 3 महीनों में, यानी अप्रैल में और जून में खर्च हुए। और इसको अगर आप कुल करेंगे, कुल इसका जो आप टोटल करेंगे, तो वो लगभग होगा 1.5 लाख करोड़ के आसपास। यानी अब आप सोचिए कि 1.5 लाख करोड़ रुपए में, सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपए में इस देश के 80 करोड़ लोग अपना पेट भर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये मैं हकीकत आपको नहीं बता रहा, इसमें ना तो ये चीज मेंशन है कि आप कितने समय का खाना खाएंगे, क्योंकि अगर आपको एक स्वस्थ लाइफस्टाइल जीना है तो कम से कम आपको 3 टाइम का खाना तो खाना ही है, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होता है। लेकिन यहाँ पर आपको जिस प्रकार से राशि वितरित की जा रही है, धनराशि वितरित की जा रही है या फिर अनाज वितरित किया जा रहा है, उसके लिहाज से तो आप देखिए कि प्रत्येक सदस्य के पास 1 महीने में केवल 5 किलो ही चावल या गेहूं होगा। और उसमें भी चावल या गेहूं में से कोई एक चीज होगी, उसमें सब्जी नहीं होगी, उसमें दालें नहीं होगी। पहले दाल वितरित की जाती थी, लेकिन अब दाल नहीं, अब इसके द्वारा, मतलब इसके अलावा अब दिया जाएगा 1 किलो चना। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये सोचने वाली बात है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक बात और कही जो कि पहले से ही हो जाना चाहिए था इस देश के भीतर, वो ये थी कि अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर कहीं और जाते हैं। दरअसल दोस्तों हमारे देश के भीतर ऐसी व्यवस्था भी हम लोग अभी नहीं ला पाए हैं जहां पर हम सभी जितने भी बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको जो राशन कार्ड है वो भी मुहैया करा सके। अभी आपने देखा, रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा दोस्तों कि जो इस देश के भीतर जो प्रवासी श्रमिक हैं उनमें से 8 करोड़ ऐसे हैं जिनके पास अभी तक जो राशन कार्ड है वो नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने बयान दिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर एक देश में एक राशन कार्ड हो जाएगा, यानी वो अपने ही राशन कार्ड से, अगर वो किसी, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर वो उत्तर प्रदेश का है तो वो बिहार जाकर भी, अगर वो बिहार में श्रमिक है, मजदूरी करता है या कुछ भी कार्य करता है, व्यवसाय करता है,
तो वहां पर जाके वो उस राशन कार्ड के उपयोग से वो वहां पर भी चीजों को खरीद सकता है। जो बेसिक चीजें हैं जैसे मिट्टी का तेल है, चावल हुआ, गेहूं हुआ, चीनी हुई, ये वो एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाकर खरीद सकता है। हालांकि पहले ये व्यवस्था लागू नहीं थी, अब ये धीरे धीरे लागू करने का इन्होंने टारगेट रखा है। वो इस योजना को लागू करने के जो मार्ग है उस पर ये अग्रसर है। इसके अलावा दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा जाते जाते। दरअसल दोस्तों ये पूरा खाना या अनाज वितरित करने का जो इन्होंने प्रक्रिया या जो इन्होंने योजना बनाई है प्रधानमंत्री जी ने, दरअसल उसके हमें मूल में जाना चाहिए। दोस्तों अगर आपको खाना बंटवाना है, मसलन सरकार को अगर बंटवाना है या कहीं किसी को भी बंटवाना है, लेकिन यहाँ पर मेन फोकस हम सरकार पर रखेंगे, तो दो बहुत ही अहम आप मानिए कि इकाइयां होती हैं या संगठन होते हैं। सबसे पहला होता है FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और दूसरा होता है PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आम भाषा में जिसे आप राशन की दुकानें कहते हैं। दरअसल दोस्तों जब किसान अपने खेत में कुछ भी उगाता है, चाहे सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, कुछ भी हो, तो वो फिर FCI के जो खाद्य के जो गोडाउन होते हैं उसमें ये स्टोर होते हैं, उन गोडाउन्स में, उन गोदामों में। इसके बाद दोस्तों वहां से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू FCI के माध्यम से जो PDS वाले जो दुकानदार होते हैं, जो राशन कार्ड वाले होते हैं, वो वहां से सामान उठाते हैं, फिर वो जो PDS वाले राशन कार्ड होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सामान वितरित करते हैं। अब आप समझिए दोस्तों कि इस देश के भीतर ऐसे भी आंकड़े आए हैं जहां पर हम लोग यानी हमारा जो PDS है वो भी सही तरीके से FCI से सामान भी नहीं उठा पाया, यानी जितनी कैपेसिटी है, जितनी कैपेबिलिटी है उनकी, उतना भी वो नहीं उठा पाए। तो ऐसे में हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सही जरूरतमंद व्यक्ति तक इतना जो इन्होंने कहा, ऐलान किया, वो पहुंचेगा? इसके लिए हमें जमीनी स्तर पर भी अपनी सिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक और आएगी, वो ये होगी दोस्तों कि यहाँ पर आप अनाज दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उसमें सब्जियां नहीं दे रहे हैं। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सब्जी भरपेट दे दीजिए, लेकिन कम से कम कुछ तो आप दीजिए। आपने दालें भी बंद कर दी। फिर मैं जब आयुष मंत्रालय की साइट पर जाके पढ़ता हूँ कि हमें अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, तो वहां पर जिस प्रकार के लिखे होते हैं तो उसमें एक भारी असमानता दिखती है कि अमीर लोग या जो सक्षम है वो तो कर लेंगे, वो विटामिन C भी ले लेंगे, वो विटामिन D, E, B सब ले लेंगे, अच्छा फल फ्रूट सब खा लेंगे, लेकिन जो ये गरीब लोग हैं इनका कौन ख्याल रखेगा? क्या केवल इनको पेट ही भरने के लिए हम अनाज मुहैया कराएंगे, या इनकी बैलेंस डाइट, इनका, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में कितना बड़ा लगभग एक आंकड़ा था कि 10% से ज्यादा लोग कुपोषित हैं, और ये आंकड़ा हो सकता है बढ़ भी गया हो। तो हमें उनका भी इस रूप से भी ख्याल रखना है कि केवल पेट नहीं भरना है, बल्कि उनको न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड कराने हैं, वरना इस देश के भीतर बहुत बड़ी त्रासदी हो जाएगी। कोरोना से तो हम जीत जाएंगे, लेकिन अगर कुपोषित हो जाएंगे लोग तो फिर कैसे होगा? इसके अलावा दोस्तों हमारे जो FCI के गोडाउन्स हैं उनमें अनाज सड़ भी जाता है, मानसून भी आ रहा है, सड़ जाता है अनाज। तो हमें ऐसी व्यवस्था भी बनाने की जरूरत है कि हम अनाज को सही तरीके से सही समय पर वितरित भी करें। इसके अलावा आपने देखा है कि इस देश के भीतर लगभग 5 लाख से ज्यादा राशन की दुकानें हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये ऐसे राज्य हैं जो कि जहां पर गरीबों की संख्या ज्यादा है, जहां पर बहुत सारी संख्या में लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। तो ऐसे में उन तक भी लोगों को ये जो सुविधाएं ये पहुंचे सही प्रकार से, कोई भी मिडिल मैन इनका दुरुपयोग ना करे, बीच में पैसा ना खाए, इस चीज को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो ये इस बात की घोषणा कल करी है वो स्वागत योग्य है, प्रशंसनीय है। और खाना, चूंकि आने वाले समय में त्योहार बहुत सारे आएंगे, तो कम से कम खाने की जो थोड़ी सी चिंता है वो थोड़ी सी कम हुई होगी, लेकिन ऐसे में रोजगार भी शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे जीवन पटरी पे लौटेगा। लेकिन अभी भी कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कब तक जीवन पटरी पर लौटेगा। तो ऐसे में दोस्तों इस खाने को लेकर जो पारदर्शिता है वितरण करने को लेकर, या जो ट्रांसपेरेंसी है और जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। अगर किसी के पास नहीं पहुंचा है तो उसके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए, या ये कुछ फोन नंबर्स होने चाहिए, कुछ भी होना चाहिए कि जहां पर जाके वो शिकायत करे या वो कह सके कि उसके पास सब चीजें नहीं पहुंची हैं। तो इन चीजों को देखने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन आपसे मैं एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों कि अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं, अभी भी कोरोना नहीं गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको हैंड, जो मैंने आपको बताया कि आपको हाथों को अच्छे से धोना है। इसके अलावा जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका पालन कीजिए और हर नियम का पालन कीजिए, क्योंकि गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री,
कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है।